जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 3, जिसका नाम है परिवहन। इसका आज हम लोग ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे कि इसमें कुल कितने सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं और कौन कौन से आपके लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट से आज सभी की जानकारी इस वीडियो में करेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप परिवहन का चैप्टर नंबर मतलब 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देख किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, आप जाके देख लीजिए। और एक दो चैप्टर मतलब और भी बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर और सेकेंड चैप्टर भी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उसको भी आप जाके देख लीजिएगा। अगर प्यारे बच्चों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी आपके फ्रेंड सब भी 450 प्लस का टारगेट रखेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग का जो भी टारगेट है वो 450 प्लस का है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। 450 प्लस का टारगेट अचीव करना है 2026 बोर्ड एग्जाम में। चलिए प्यारे बच्चों, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, परिवहन का मतलब क्या होता है। परिवहन में हम लोग हॉट के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। हॉट के बारे में इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अगर कोई पूछा परिवहन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में तो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ट्रांसपोर्टेशन याद है। आज ट्रांसपोर्टेशन का ऑल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। अगर आपको इसका PDF नोट चाहिए तो व्हाट्सअप का भी लिंक, प्यारे बच्चों व्हाट्सअप का जो भी लिंक है उसको भी मैं पिन कर दिया हूँ ग्रुप में, ठीक है ना। आप उससे जाके ज्वाइन हो जाइए। मैं व्हाट्सअप ग्रुप में इसका PDF नोट्स डाल दूंगा, आप वहाँ से अपना PDF नोट्स ले लीजिएगा और अपना तैयारी अच्छे से कीजिएगा। प्यारे बच्चों चलिए अब हम बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, ये चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है परिवहन, और आज हम लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखिए। जीवों में पदार्थों की परिवहन की परिभाषा को लिखना है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। शरीर के अंदर उपयोगी पदार्थ को अनेक मुख्य स्रोतों से ग्रहण कर शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने में अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को प्रत्येक कोशिकाओं से निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां वे शारीरिक से बाहर निकलते हैं, जीवों में पदार्थों का परिवहन कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए शरीर के लिए जो भी हम उपयोगी चीज़ अपने मतलब शरीर में लेते हैं, जैसे कि भोजन वोजन जो भी है, उन्हीं को क्या करना है, पूरी कोशिकाओं तक, शरीर से पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाना अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को। देखिए प्यारे बच्चों, कभी कभी हम अनुपयोगी भी लेते हैं, हानिकारक भी पदार्थ लेते हैं, उपयोगी पदार्थ भी लेते हैं, तो उन्हीं को निकाल के उस हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को बाहर निकाल कर शरीर तक पहुंचाना क्या कहलाता है, जीवों में पदार्थों का परिवहन कहलाता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। अगर क्या आपके ये एग्जाम बोर्ड में आएगा तो क्या आप लिख पाएंगे, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्या आप लिख पाएंगे प्यारे बच्चों, क्या आप लिख पाएंगे, जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। आइए प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का हस्तांतरण किस प्रकार होता है। पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का हस्तांतरण किस प्रकार होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जल का हस्तांतरण किस प्रकार होता है, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पौधों में जाइलम वाहिनिकाएं में जल का हस्तांतरण वाहिनिकाओं की लंबी और नलिकाओं कोशिकाओं के मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल का परिवहन होता है। देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है इसका आंसर कि पौधों में जाइलम वाहिनिकाएं में जल का हस्तांतरण वाहिनिकाओं की लंबी और नलिका कोशिकाओं के मूल दाब और वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा जल का परिवहन होता है। पौधों में जल का परिवहन नीचे से ऊपर की दिशा में होता है। देखिए प्यारे बच्चों, पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, ग्राफ ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ होता है, जो केवल एक दिशीय है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। एक दिशीय मतलब एक ही दिशा में होता है, सिर्फ ऊपर के ऐसे एक ही दिशा में, ठीक है प्यारे बच्चों, होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, पौधों में जाइलम वाहिनियों का हस्तांतरण। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, मूल रोम कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है। जो मूल रोम कोशिका होती है उसमें जल कैसे पहुंचता है।
आइए इसका उत्तर जानते हैं। मूल रोम कोशिकाओं में जल विसरण तथा प्राशन दाब द्वारा पहुंचता है। प्यारे बच्चों, अगर आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन कि मूल रोम कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचता है, तब विसरण और प्राशन दाब के द्वारा मूल रोम में जल पहुंचता है। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया के लिए पौधों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, वाष्पोत्सर्जन का क्रिया। तो आइए इसका आंसर जानते हैं। पहले बच्चों देखिए, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के पौधों के लिए अति महत्वपूर्ण है। वाष्पोत्सर्जन के द्वारा एक जड़ से छोटी जड़ तक लगातार जल और खनिज लवण परिवहन होते रहता है। इसके अलावा इस क्रिया के द्वारा पौधे में शरीर का तापमान को संतुलित बनाए रखता है। देखिए पहले बच्चों, ये तो होता है कि जल और खनिज का भी परिवहन होता है और एक पौधे से दूसरे पौधे में भी संतुलित बनाए रखने का कार्य करता है और टेम्परेचर को भी संतुलित रखने का कार्य ये करता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, अगर ये भी आएगा बोर्ड एग्जाम तो बहुत आसान है, आप लिख दीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 का है, एक दिशीय और द्विदिशीय स्थानांतरण में अंतर बताएं। एक दिशा जो एक दिशा में हो और जो दो को दिशा में हो, ठीक है ना प्यारे बच्चों, उसको बताना है, उसमें अंतर बताना है। तो ये पहले एक दिशीय के बारे में जानते हैं। एक दिशीय में एक नंबर है, यह सिर्फ एक निश्चित दिशा में होता है। एक निश्चित मतलब सिर्फ ऐसे एक दिशा में ही होता है, या फिर ऊपर या फिर नीचे, जो भी हो। फिर दूसरा नंबर पॉइंट है, पौधों में जड़ द्वारा अवशोषित जल को घुलित खनिज लवण परिवहन नीचे से ऊपर की ओर एक दिशीय पथ में होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या करता है, अवशोषित जल और घुलित खनिज लवण को क्या करता है, ये एक दिशीय नीचे से ऊपर की ओर दिशा में होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, नीचे से ऊपर की दिशा में ये होता है। आइए अब दो द्विदिशीय के बारे में बात करते हैं। द्विदिशीय क्या है, देखिए प्यारे बच्चों, यह सभी दिशाओं में होता है। ये देखिए इधर भी हो जाएगा, फिर इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं भी हो जाएगा। ठीक है ना, सभी दिशाओं का मतलब कहीं भी हो जाएगा। फिर 2 नंबर है, पौधों के पेशियों में निर्मित भोजन पदार्थ का परिवहन पौधों के शरीर के सभी भागों से ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर दोनों दिशाओं में होता है। देखिए प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है, इसमें नीचे से ऊपर की ओर भी होता है और ऊपर से नीचे की ओर भी होता है। इसमें मतलब दोनों प्रक्रियाएं होती रहती है। तो ये क्या है, दिशीय होती है। ठीक है, द्विदिशीय स्थानांतरण कहलाती है। आइए प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, जाइलम और फ्लोएम में अंतर लिखे। जाइलम और फ्लोएम में अंतर पूछा है। आइए पहले जाइलम पूछा है, तो जाइलम का बताते हैं। जाइलम, इसकी कोशिकाएं मृत होती है। ये क्या होती है, जाइलम की मृत कोशिकाएं होती है। फिर 2 नंबर है, यह जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। यह क्या करता है, जल एवं घुलित खनिज लवण का स्थानांतरण करता है। 3 नंबर है, 3 नंबर पॉइंट, इसमें जल एवं घुलित खनिज लवणों का बहाव सिर्फ नीचे से ऊपर की ओर दिशा में होता है। देखिए, जो भी इसमें जल और खनिज लवण घुलते हैं वो नीचे से ऐसे ऊपर की ओर होते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसको याद रखिएगा, ये नीचे से ऊपर की ओर होते हैं। आइए फिर अब फ्लोएम की परिभाषा को देखते हैं। फ्लोएम में क्या क्या अंतर होती है। इसकी कोशिकाएं जीवित होती है, ये जीवित कोशिकाएं होती है। यह खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करता है। यह खाद्य पदार्थों, वो जल और खनिज पदार्थों का स्थानांतरण करता था, और ये खाद्य पदार्थ का। ठीक है, इसमें खाद्य पदार्थ स्थानांतरण ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर एवं नीचे दोनों की दिशाओं में होता है। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या होता है, ऐसे ऊपर की दिशा में भी होता है और नीचे की भी दिशा में, ये दोनों दिशाओं में होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, याद रखिएगा, ये जो फ्लोएम का होता है ये क्या होता है, दोनों दिशाओं में होता है, ऊपर की दिशा में भी और नीचे की भी दिशा में। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए प्रश्न संख्या 7 की तरफ बढ़ते हैं। मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें। मनुष्य की जो रक्त होती है वो कैसे कार्य करती है, क्या क्या, आइए इसका जानते हैं। रक्त के 2 प्रमुख घटक होते हैं। रक्त के कितने, 2 प्रमुख घटक होते हैं। ठीक है ना प्यारे बच्चों, 2। फिर तरल या प्लाज्मा, पहला तरल या प्लाज्मा, दूसरा है ठोस भाग। दूसरा क्या है, ठोस भाग। आइए पहले जानते हैं तरल किसे कहते हैं। ये प्यारे बच्चों, पहला तरल या प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा द्रव होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तरल या प्लाज्मा, ये हल्के पीले रंग का क्या होता है, तरल चिपचिपा द्रव होता है, जिसमें 90% जल, 7% प्रोटीन और 0.9 कार्बनिक लवण और 0.8 ग्लूकोज और 0.5 वसा तथा शेष कार्बन पदार्थ होता है। ठीक है ना प्यारे बच्चों, और आगे है ठोस भाग। ठोस भाग,
इनमें 3 प्रकार के कण होते हैं, इनमें 3 प्रकार के। लाल रक्त कण जिसको क्या बोलते हैं आरबीसी, श्वेत रक्त कण मतलब डब्ल्यूबीसी, फिर रक्त पट्टिकाणु मतलब प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा। ठीक है ना प्यारे बच्चों, रक्त रक्त पट्टिकाणु को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लाज्मा उसको इंग्लिश में बोलते हैं। आइए तब इसका नोट जानते हैं क्या क्या नोट में। रक्त एक गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। देखिए प्यारे बच्चों, रक्त क्या होता है, रक्त याद रखिएगा, आपका प्रश्न है कि ये भी बनता है, रक्त कैसा होता है, क्षारीय, अम्लीय या फिर उदास। रक्त एक गाढ़ा क्षारीय पदार्थ होता है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 ये भी याद रखिएगा। रक्त को तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है। रक्त का जो सबसे ज़्यादा भाग होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है जो कितना 55% भाग होता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। प्लाज्मा में उपस्थित प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है ना बच्चा। रक्त का लगभग 45% ठोस होता है, 45% भाग ठोस होता है। रक्त को धक्का करना अर्थात जमने की फाइब्रोनिक नामक प्रोटीन मदद करता है। देखिए रक्त को धक्का करना, ठीक है ना, अर्थात जमने में फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन मदद करता है। जम जाता है ना ब्लड तो उसको कौन कौन जमाता है, फाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन ही जमाने में मदद करता है। आइए प्रश्न संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 8 कर रहा है, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक कैसे है। वाहक कैसे, लाल रक्त कोशिकाएं ऑक्सीजन वाहक कैसे है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन वर्णक होमोग्लोबिन पाया जाता है। हमारे रक्त में क्या पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन जो जिसका क्या नाम है, होमोग्लोबिन। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन है आपसे कि खून का रंग लाल क्यों होता है, किसके कारण होता है। खून का जो रंग होता है, ब्लड का रंग, वो व्हाई इज द ब्लड कलर इज रेड, मतलब खून का रंग जो लाल क्यों होता है। प्यारे बच्चों आप इसको कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। होमोग्लोबिन के अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणु के संयोजित होती है। देखिए प्यारे बच्चों, एक होमोग्लोबिन के अणु की क्षमता 4 ऑक्सीजन के अणुओं की क्षमता के बराबर होती है। इसलिए श्वसन द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है, इसलिए क्या होता है, श्वसन नाक के द्वारा क्या ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो होमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया कर एक अस्थायी यौगिक का ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसलिए क्या करता है वो अस्थायी, ठीक है, अस्थायी यौगिक का ऑक्सी होमोग्लोबिन बनाता है जो रक्त परिवहन के साथ शरीर के प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंच जाता है। जो रक्त के साथ साथ क्या करता है, प्रत्येक कोशिकाओं में पहुंचाता है। इस प्रकार शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं में ऑक्सीजन तक पहुंचाने का कार्य होमोग्लोबिन करता है। इसलिए देखिए प्यारे बच्चों, जो शरीर में चारों कोशिकाओं तक पहुंचता था, सभी कोशिकाओं तक पहुंचता था, वो पहुंचाने का कार्य कौन करता है, होमोग्लोबिन करता है। ठीक है ना, इसलिए लाल रक्त कोशिकाओं को ऑक्सीजन वाहक कहा जाता है। लाल रक्त कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन वाहक भी कहा जाता है। आइए प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं के किस प्रकार भिन्न है। श्वेत रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है। आइए इसका उत्तर देखते हैं। श्वेत रक्त कण अनियमित आकार की छेद केंद्र युक्त कोशिका है। जो श्वेत रक्त कण होती है वो अनियमित आकार की केंद्र युक्त कोशिका है। इनमें होमोग्लोबिन वर्णक नहीं होते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कण की अपेक्षा बहुत कम होती है। लाल रक्त कण में केंद्र नहीं पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों लाल रक्त कण में क्या केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनमें होमोग्लोबिन नामक वर्णक होते हैं। इनमें क्या होता है, होमोग्लोबिन नामक वर्णक। लाल रक्त कण पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि श्वेत रक्त हमारे शरीर के रोगाणुओं से मुक्त कराता है। देखिए आरसीबी का काम क्या है, आरबीसी का रेड ब्लड सेल, ठीक है ना प्यार बच्चों। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त मतलब लाल रक्त का क्या कार्य, ये क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। और जो डब्ल्यूबीसी होता है मतलब श्वेत रक्त, ये क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी हानिकारक रोगाणु होते हैं मतलब जीवाणु, ये सब उसको मुक्त करने मतलब मारने का कार्य करता है। आइए प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं।
रक्त पट्टिकाओं का महत्व। रक्त पट्टिकाओं हमारे रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त पट्टिकाओं जो होता है हमारे शरीर में थक्का बनाने में मदद करता है। प्रश्न संख्या 11 है, धमनी और शिरा में अंतर बताएं। धमनी किसे कहते हैं और शिरा किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं पहले धमनी के बारे में। यह शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर में विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये क्या करता है? शुद्ध ऑक्सीजनित रक्त को, शुद्ध ऑक्सीजन रक्त को हृदय से शरीर के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। दूसरे, इसकी दीवार मोटी, लचीली तथा कपाटहीन होती है। इसकी दीवार कैसी होती है? मोटी होती है, लचीली होती है और कपाटहीन होती है। फिर फुसफुस धमनी अशुद्ध और विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। जो फुसफुस धमनी होती है वो क्या करती है? अशुद्ध और विऑक्सीजनित रक्त को फेफड़ों से हृदय तक पहुंचाने का कार्य करती है। आइए अब शिरा के बारे में जानते हैं। शिरा क्या होती है? शिरा किसे कहते हैं? शिरा शुद्ध विऑक्सीजनित रक्त को शरीर से विभिन्न भागों में हृदय तक पहुंचाता है। इसकी दीवार धमनी की अपेक्षा पतली होती है। ये पतली होती है। फुसफुस शिरा शुद्ध और ऑक्सीजनी रक्त को फेफड़ों हृदय में ले जाती है। देखिए प्यारे बच्चों, शिरा किसे कहते हैं? शिरा ये क्या है? नस को कहते हैं प्यारे बच्चों, जो पतला होता है, ठीक है ना। और जो धमनी होता है वो धमनी जो होता है ये मोटा होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। धमनी ये मोटा होता है। अगर धमनी कट गया तो सोच लीजिए कि आदमी नहीं बचेगा। शिरा देखिए, नस कटता है तो आदमी बच जाता है, पर धमनी से कभी भी नहीं बचेगा। आइए प्रश्न संख्या 12 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 का लसिका क्या है? ठीक है ना प्यारे बच्चों। लसिका के बारे में पूछा गया है कि लसिका क्या है। आइए जानते हैं। लसिका उत्तर कोशिकाओं के बीच स्थित श्वेत रक्तकण और लाल रक्तकण प्लाज्मा को ऊतक द्रव लसिका का लिम्फ कहा जाता है। लसिका को हल्के पीले रंग होता है। इन रक्त की अपेक्षा प्रोटीन बहुत कम होती है। इन रक्त अपेक्षा में प्रोटीन बहुत ही कम होती है। आइए प्रश्न संख्या 13 की तरफ बढ़ते हैं। 13 कह रहा है रक्तचाप क्या है? रक्तचाप, इसका उत्तर सकते हैं महाधमनी एवं उसके मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह के दाब को रक्तचाप कहा जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्तचाप क्या होता है? 120/80। रुकिए प्यारे बच्चे, मैं बता रहा हूँ। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप मतलब जानते हैं प्यारे बच्चे, जिसको बीपी बोलते हैं। रक्तचाप कितना होता है एक स्वस्थ व्यक्ति का? 120/80, ठीक है ना। इसको प्यारे बच्चों देखिए, जो रक्तचाप को उसको नापते हैं जिस मशीन के द्वारा, उसको क्या बोला जाता है? साइग्नोमेनोमीटर, ठीक है ना। साइग्नोमेनोमीटर, ठीक है प्यारे बच्चों, उसको साइग्नोमेनोमीटर के नाम से जाना जाता है। आइए इसका नोट देखते हैं। विभिन्न व्यक्तियों में रक्तचाप उम्र, लिंग, अनुनांशिकता, शारीरिक और मानसिक स्थितियों के कारण होता है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर किसी का उम्र ज़्यादा होगा तो उसका अलग होता है। लिंग पर भी अलग होता है, मतलब मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग। अनुवांशिकता का भी अलग। शारीरिक और मानसिक तनाव से भी अलग हो जाता है कभी कभी। फिर होगा सामान्य से अधिक उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहलाता है। देखिए प्यारे बच्चों, जब ज़्यादा बीपी बढ़ जाता है तो हाइपरटेंशन होने लगता है, टेंशन होने लगता है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, हाइपरटेंशन रोग अधिक मानसिकता, चिंता, उत्साहित के कारण होता है। अधिक चिंता मतलब आप ज़्यादा चिंता जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? हाइपरटेंशन रोग हो जाएगा आपको। फिर प्रश्न संख्या 14, हर व्यक्ति के द्विगुणित परिवहन का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? हर व्यक्ति के द्विगुणित परिवहन का अर्थ क्या है? आइए जानते हैं प्यारे बच्चे। प्रश्न इसका उत्तर, रक्त परिवहन एक चक्कर पूरा होने में रक्त को हृदय से दो बार गुजारना होता है, इसलिए रक्त परिवहन को द्विगुणित परिवहन कहा जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, रक्त परिवहन एक चक्कर पूरा करने के लिए हृदय से 2 बार गुजारना होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? परिवहन को द्विगुणित परिवहन कहते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखते आइए। मनुष्य के हृदय की बनावट, रचना एवं कार्यों का वर्णन करें। मनुष्य के हृदय की बनावट एवं रचना का वर्णन करना है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। आइए जानते हैं इसमें क्या क्या होते हैं। इसका उत्तर देखते हैं। हृदय अत्यंत कोमल मांसल संरचना है जो पक्षगुहा के बीच में
पेशियों के नीचे दो फेफड़ों के बीच स्थित होता है। दो फेफड़ा जो होता है ना, उसके बीच स्थित होता है। इसका आकार त्रिकोणा होता है। इसके आगे वाला भाग चौड़ा और पीछे वाला भाग सकरा होता है। आगे वाला भाग क्या होता है? चौड़ा होता है, और पीछे वाला सकरा मतलब छोटा पतला होता है। यह बाई ओर झुका होता है। बाई मतलब लेफ्ट साइड, आपके बायां हाथ की तरफ झुका रहता है। हृदय में चारों देश में पाए जाते हैं। हृदय में चारों देश में पाए जाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, हृदय चारों देश में मतलब हृदय का 4 भागों में 4 चेंबर में बांटा गया है। हृदय के कितने 4 चेंबर होते हैं, जो दाया और बायां अलिंद एक कहलाता है, और दूसरा दाया और बायां निलय कहलाता है। देखिए 4 को चेंबर कौन कौन से? दाया और बायां अलिंद, और फिर एक दाया और बायां निलय होता है, ठीक है ना। हृदय एक विशेष पंप की तरह कार्य करता है। यह पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके उसे ऑक्सीजनित कर सब पूरे शरीर में ले जाता है। प्यारे बच्चे, यही इसका कार्य है। आप समझ गए होंगे, यह एक क्या है? हृदय विशेष तरह की पंप है, जो क्या करता है? ये पूरे शरीर में अशुद्ध रक्त को क्या ग्रहण करता है। अशुद्ध रक्त जितना भी होता है उसको ग्रहण करता है, और फिर ग्रहण कर उसे शुद्ध ऑक्सीजनित कर पूरे शरीर में ले जाता है। पहले तो अशुद्ध रक्त को क्या करता है? अपने को ग्रहण कर लेगा, और फिर क्या करेगा? उसको पूरे शरीर में शुद्ध करके ऑक्सीजनित करता है, पहुंचाता है। प्यारे बच्चे, ये आपका 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट से प्यारे बच्चे। इसमें से आपका 2 या 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको, प्यारे बच्चों, कितना 2 या 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में, सीधा बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। 2026 के बोर्ड एग्जाम, और कोई नहीं, 2026 के बोर्ड एग्जाम में एकदम है, 100% है कि इसको ये देखने को मिलेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। ये 100% है कि बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 इसमें से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखिए, इसमें से कोई भी रह सकता है, ये नहीं कि मतलब शुरू का ही 1-2 क्वेश्चन नहीं, इसमें से कोई भी 15 में से 2-3 क्वेश्चन कोई भी रह सकता है, ठीक है ना। तो आप सभी को याद कीजिएगा, आपका 4 से 6 नंबर क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से 4 से 6 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक लाइक नहीं किए होंगे तो इस क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।